हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सजर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो एज ऑल यू नो दैट कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2025। और आपका रेलवे जो पीआरटी वाले बच्चे हैं जिनका टीचिंग या प्रोफेशनल एबिलिटी जिसको आप कहते हो, या आप टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हो, या केवीएस में पेडागोजी कहते हो, दोनों का सिलेबस हूबहू सेम है। मैं बार बार बताता हूँ। और लगभग 15-16 क्लासेस हो चुकी है। तो केवीएस की वैकेंसी भी आने वाली है, और केवी और टीचिंग जो पीआरटी वाले हैं रेलवे के, उनका एग्ज़ाम भी जल्द होने को है। तो दोनों एक बेहतरीन मौका है, दोनों की एक साथ प्रिपरेशन इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि आप सभी को पता होगा कि जीन पियाजे की थ्योरी, जो कि हम लोग कॉग्निटिविज्म जिसको हम कहते हैं संज्ञानवाद, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में? जीन पियाजे के ही बारे में पढ़ेंगे। कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था जीन पियाजे के बारे में, और उनकी जो कॉन्सेप्ट दिए थे, जो जो फैक्टर्स थे हमारे कॉग्निटिविज्म के, उसकी फैक्टर्स को पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज जो उनकी चारों अवस्थाएं हैं, 4 स्टेजेस गिवन बाय जीन पियाजे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। एकदम मन लगा के पढ़िए। देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट में मिल रहा है आपको, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यही कंटेंट आप जब 4-5 हज़ार 10 हज़ार परचेस करते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं। खैर कोई नहीं, मेरे साथ एक भी बच्चा पढ़ेगा तो मैं उसको पढ़ाऊँगा और पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊँगा। लेकिन केवीएस और इसके लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैं पूरा मेहनत अपना करूँगा, जितना मेरे से हो सकेगा वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं चारों स्टेजेस को। सबसे पहली चीज़, स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे। तो इनकी जो 4 स्टेप में डिवाइड है, ठीक है, 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ये मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज भी बता दे रहा हूँ। पहला क्या है हमारा? पहला हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा हमारा स्टेज कौन सी है बात करें तो जो दूसरा हमारा स्टेज है वो है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा स्टेज के बारे की बात करें तो तीसरा हमारा क्या है? हमारा तीसरा क्या है हमारा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। और चौथा बात करें तो चौथा हमारा क्या है? चौथा है हमारा क्या? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हिंदी वालों के लिए भी मैं बता दूं आपको, इसको हम बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था, इसका 0 से 2 ईयर होता है। वहीं दूसरे को हम क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त। इसको हम दूसरे को क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरे को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा जो है हमारा क्या है? यह है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने बताया इसका है 0 से 2 वर्ष, उसके बाद 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 के बाद, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया? पियाजे की चारों अवस्थाएं जो 4 स्टेजेस हैं जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी, उसके बारे में मैंने बताया। पहला हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी अवस्था है 0 से 2 साल। वहीं दूसरा मैंने बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज स्पैन है 2 से 7 वर्ष। तीसरा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज है 7 से 11 वर्ष। वही बात करें, चौथा है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है, जिसका 11 साल के बाद बच्चों के अंदर आता है। अब आइए बारी बारी से चारों स्टेजेस को पढ़ते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से, ठीक है।
तो पहली अवस्था, ठीक है, पहला स्टेज बात करेंगे तो पहला क्या है हमारा, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी बोल सकते हो या गामक अवस्था भी बोलते हैं, गामक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ जरूरी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, आपको कुछ जरूरी चीजें इस पे याद रखनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरूरी चीजें जो आपको याद रखनी है, देखिए सेंसरी का मतलब ही होता है, संवेदी पेशी अवस्था का ही मतलब होता है सेंसरी, सेंसरी का मतलब होता है सेंस ऑर्गन से, ठीक है। बच्चा संवेदन बहुत संवेदनशील होता है, पहली चीज। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, आंख हो गए, नाक हो गए, कान हो गए, ठीक है, इनसे, इनके माध्यम से जब कोई चीजें सीखता है तो ये किस अवस्था में होता है, हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आपको भी पता है बच्चा सेंस बस कर पाता है चीजों को, ठीक है। तो इसी की अवस्था के बारे में बात की गई है। तो पहली चीज लिख लीजिए, इसकी लाइफ स्पैन लिख लीजिए, ठीक है। पहली चीज, इसका जीवन काल 0 से 2 ईयर तक होता है, ठीक है। जो 0 to 2 ईयर, या अगर न लिखा है तो बर्थ टू 2 ईयर, ठीक है, ये लिख लीजिए, ठीक। पहली चीज। वही दूसरी चीज इसमें बात करूं मैं, आप क्या लिखेंगे इसमें, ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड लर्न्स थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, या सेंस ऑर्गन्स। मतलब इस अवस्था में बच्चा किसके, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। पहली चीज आपको याद रखनी है, इंद्रियों के माध्यम से कहने का क्या मतलब है, आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और मोटर फंक्शन, ठीक है, जो हमारे मोटर फंक्शन होते हैं इसी अवस्था में एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। मोटर फंक्शन हमारे जो है इसी अवस्था में क्या विकसित हो जाते हैं या एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये याद रखनी है आपको। अब आगे चले तो आगे की बात करें, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको कई सारी चीजें हैं जो पढ़ाई जाती हैं, कई उप स्टेजेस है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो जो जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज, इस अवस्था में एक कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व का गुण, वस्तु अस्थायित्व का गुण, ठीक है, वस्तु अस्थायित्व का गुण, ठीक, वस्तु अस्थायित्व का गुण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, वस्तु अस्थायित्व का गुण कहने का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का कहने का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, मतलब बच्चा अपने माइंड में किसी भी चीज को लेके कॉन्सेप्ट बनाने लगता है, क्या, किसी भी वस्तु को लेके या कोई भी वस्तु हो, बच्चा क्या करता है अपने दिमाग में वस्तुओं का कॉन्सेप्ट बनाने लगता है, या आप कह सकते हो छाप बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे वो छिपी हुई, अब और इसी में कहते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है। दूसरा क्या है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है। पहली चीज, जैसे समझिए कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझिए, ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए मैंने बच्चे को क्या साइकिल दिखाया या बॉल, ठीक है, बच्चे को कुछ भी नहीं पता, सर्कल चीज है, बच्चा देखा, उसको कुछ भी नहीं पता कि ये क्या है, बस सिंपली ये सर्कल है, उसको ये भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में सर्कल का कॉन्सेप्ट बनने लगता है, ठीक है, क्या सर्कल का कॉन्सेप्ट, या बॉल, सर्कल गोली चीज देखेगा, बॉल देखेगा, कह देगा बॉल है, ठीक है, कहेगा नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट बनाने लगता है, अपने दिमाग में छाप बनाने लगता है। तो ये बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, ठीक है। और वही बात करें
गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कहने का क्या मतलब है, अब इसी सर्कल को मान लीजिए यही बॉल है, इसको मैंने छिपा के रख दी, ठीक है, बच्चे को पता नहीं है, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाना है या कहाँ पे बॉल छिपी है या कहाँ पे, कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन क्या करता है, वो छिपी हुई वस्तु है, अगर मैंने जो कुछ चीज़ छुपाई, बॉल छिपाई, वो बच्चा क्या समझ लेता है या बच्चा उसको खोज लेता है, उसको ढूंढ लेता है, इसी को हम क्या करते हैं, बोलते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मतलब बॉल को खोजने में, छिपी हुई वस्तुओं को उसको खोजने में, जैसे मैंने बताया था सर्कल है, अब वो समझ गया कि सर्कल की चीज़ें बॉल भी होती हैं, उसमें सर्कल कई सारी चीज़ें होती हैं, तो अब छिपी हुई जो वस्तु थी उसको खोज भी लिया बच्चे ने, तो ये क्या हो गया, बच्चे का गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो गया। बस इतना ही समझो, ज़्यादा समझोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैंने बताया ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण कहने का क्या मतलब है, मतलब बच्चा अपने माइंड में, अपने दिमाग में चीज़ों को लेके कॉन्सेप्ट बनाने लगता है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट बनाने लगता है या दिमाग में उसके छाप बनने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करो तो मैंने बच्चे को बॉल या सर्कल दिखाया, तो बच्चे के दिमाग में सर्कल का छाप बनने लगता है, सर्कल की चीज़ें आने लगती हैं, कॉन्सेप्ट बनने लगता है। और वही बात करें अगर बच्चा किसी भी छिपी हुई, अब इस सर्कल के अंदर क्या छिपी है, ये सर्कल है, गोला है, क्या है, इसकी अंदर की चीज़ों को जान गया, तो ये क्या हो गया, बच्चे का गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो गया, ठीक है, क्या गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करके आता है कि बच्चों के अंदर मतलब कौन सी जो ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्वालिटी है, ये किस स्टेज में पियाजे की आती है, तो आपको आंसर देना है। हमारा पहला सेंसरी मोटर स्टेज होता है, इसी अवस्था में आती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है, ठीक है, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा भैया, आपकी बस सुनते रहो। कहते हैं ना कि बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन करता है। अब क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, आइए इसको बताता हूं मैं आपको। मतलब इसको हम कहते हैं हिंदू में प्रतिक्रिया, ठीक है, बच्चा प्रतिक्रिया करने लगता है। सबसे पहली चीज इसको आपको याद रखनी है कि 0 से 30 या 30 डेज या 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ में ये रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, ठीक है। ये इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, मतलब जन्मजात होती है, ठीक है, ये बच्चे के अंदर जन्मजात होती है। तो मैंने क्या बताया रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में, ये 0 से 30 दिन या 1 महीने के अंदर बच्चा ये क्या करता है, रिफ्लेक्स सेक्शन शो करता है, दिखाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, ठीक है, सकिंग, ठीक है, सकिंग मतलब चूसना, ये क्या है, एक प्रकार का रिफ्लेक्स सेक्शन है। वहीं बात करूं और क्या हो गया इसमें, रिफ्लेक्स सेक्शन में क्या आ जाएगा हमारा, बच्चा किसी को देखता है बहुत ध्यान से, ठीक है, लुकिंग मतलब देखना, ठीक है, बच्चे ने किसी को देखा, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है, समझ गए। देखिए मैं आपको पेडागोजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब रिफ्लेक्स एक्शन कहीं आएगा, किसी भी क्वेश्चन में रहेगा रिफ्लेक्स एक्शन वर्ड, तो आप समझ जाओगे, मतलब बच्चा प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया क्या होता है, जो 0 से 30 दिन के बीच में करता है। अब वो क्या प्रतिक्रिया होती है, जैसे चूसना हो गया, किसी को देखता ही रहता है, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। अब आगे चलते हैं। चलिए अब दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी अवस्था हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ना है भाई हमें पहले, ठीक, इसके बारे में पहले लाइफ स्पैन इसका क्या होता है ये पढ़ लो। पहले लाइफ स्पैन की बात करें तो 2 to 7 ईयर्स, ठीक है, 2 से 7 साल होता है इसमें। और वहीं बात करें और चिल्ड्रेन
लर्न्स थ्रू सिंबॉलिक लर्न्स थ्रू सिंबल्स। ठीक है, दूसरी चीज ये आपको याद रखनी है इसमें। और क्या होगा? ठीक, अब इसमें बात करें और क्या लिखना है इसमें आपको। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर भी करने लगता है इसमें। ठीक है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। और वहीं बात करें इसमें और क्या आ जाता है? ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है भाई, ईगोसेंट्रिज्म। और इसमें क्या आता है जिसको हम बोलते हैं अहम केंद्रितवाद। अहम केंद्रित। और क्या आ जाता है इसमें? एनिमिज्म आ जाता है, मतलब जीववाद। और क्या आ जाता है बच्चे के अंदर? इरिवर्सिबिलिटी का गुण, अपलटावीपन। इसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। और क्या आ जाता है? केंद्रीकरण, मतलब सेंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, या केंद्रीकरण बोलते हैं, केंद्रीकरण। और क्या? कंजर्वेशन आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? संरक्षण बोलते हैं। और क्या आ जाता है इसमें? सीरिएशन आ जाता है। ठीक है, क्या? सीरिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रमबद्धता। ठीक है, तो मैंने ये क्या बताया? ये दूसरा स्टेज मैंने बताया, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी सबसे पहली चीज इसमें मैंने क्या बताई? इसकी लाइफ स्पेन जो होती है ये 2 से 7 साल होती है, पहली चीज। और इसमें जो कुछ क्वालिटीज होती हैं जो बच्चों के अंदर आती हैं, वो मैंने बात की इस अवस्था में कौन कौन सी क्वालिटीज आती है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट शब्द समझो। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पूरा। ठीक है, तो पहला है चिल्ड्रन लर्न्स थ्रू सिंबल्स, मतलब बच्चा किससे? सिंबल्स के माध्यम से। इस अवस्था में बच्चा सिंबल्स के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है। ठीक है, जैसे साइकिल शब्द सुना तो साइकिल का कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों के दिमाग में। ठीक है, साइकिल वर्ड सुन के साइकिल का कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में आना क्या है? ये सिंबल्स के थ्रू सीखना है। अब इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कहते हैं। इगोसेंट्रिज्म, मतलब अहम केंद्रितवाद भी आ जाता है, इसको मैं अभी आगे बता रहा हूँ। और उसके बाद एनिमिज्म, जिसको जीववाद कहते हैं, बच्चों के अंदर ये भी क्वालिटीज आ जाती है। उसके बाद अपलटावीपन, मतलब इरिवर्सिबिलिटी, ये भी क्वालिटीज बच्चों के अंदर इस अवस्था में आ जाती है। उसके बाद सेंट्रेशन, जिसको हम कहते हैं केंद्रीकरण, ये भी क्वालिटीज दूसरी अवस्था में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। उसके बाद कंजर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं संरक्षण, ये भी हमारी दूसरे स्टेज में आ जाती है। उसके बाद सीरिएशन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रमबद्धता, ये भी हमारी दूसरी स्टेज में आ जाती है। अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, क्या होता है एगोसेंट्रिज्म, क्या होता है सीरिएशन, क्या होता है कंजर्वेशन, क्या होता है एनिमिज्म। ठीक है, पहली चीजें मैंने आपको बताई ताकि आप चीजों को लिख लो। ठीक है, आपके दिमाग में रहे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि भैया प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। इसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चे की क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज करने से पहले की अवस्था, बच्चा अभी कोई एक्टिविटीज करता नहीं है, उससे पहले की जो इस स्टेज होती है, अवस्था होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। वहीं बात करें, इसमें बच्चा अपने सामने, उसके सामने कोई भी चीज है, ठीक है, उसको देख लेगा, उसको मतलब देख भी लेगा, समझ भी लेगा, लेकिन कोई एक्टिविटीज उसको लेके नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, बच्चा का जन्म हुआ है, बच्चा 2-3 साल का है, उसको आपने कोई क्रीम दिखा दी, कोई पेन दिखा दिया, आपने कुछ भी दिखा दिया आपने, लेकिन बच्चा देख भी लिया, बच्चा समझ भी लिया ये पेन है, लेकिन कोई एक्टिविटीज नहीं करेगा, कोई क्रिया नहीं करेगा उसको देख के। ठीक है, तो ये चीजें। और इसमें मैंने तीसरी चीज इसमें क्या बताई कि बच्चा जो सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है। अब सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है, इसका कहने का क्या मतलब है? सिंबल्स के थ्रू कहने का मतलब ये है कि बच्चा, जैसे मैंने बताया कि साइकिल नाम लिया, साइकिल शब्द सुनकर बच्चे के दिमाग में साइकिल जो होती है, चलाने वाली साइकिल होती है, बाइसिकल होती है, वो बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया। तो ये क्या है?
ये लर्निंग थ्रू सिंबल्स है, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू चीजों को सीखना या लर्न करना, ठीक है, यहां तक पढ़ लिए। अब आइए आगे चलते हैं। पहले पढ़ते हैं इगोसेंट्रिज्म क्या होता है। इगोसेंट्रिज्म क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अहम केंद्रित, अहम केंद्रित वाद बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इगोसेंट्रिज्म क्या होता है, ठीक है। इगोसेंट्रिज्म की बात करें तो ये क्या होता है, इगोसेंट्रिज्म कहने का क्या मतलब है, पहले आसान भाषा में सीखो, ठीक है, सिंपल भाषा में पहले सीखो कि मतलब बच्चे को इस अवस्था में, ठीक है, इगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो भी कुछ कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, जो उसके सामने चीजें हो रही हैं, उसको लगता है सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ये क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं इगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रितवाद, ठीक है, जो कर रहा हूं मैं या जो मेरे से हो रहा है, जो मेरे सामने चीजें हो रही हैं वही सही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अहम केंद्रितवाद बोलते हैं या इगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, समझ गए। चलो अब आइए दूसरी भाषा में मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है, जैसे मतलब देखिए, पहली चीज, दूसरी चीज, बच्चा इसमें से कोई चीज शेयरिंग नहीं करता, ठीक है, कोई चीज शेयर नहीं करेगा। और वही बात करें इसमें और क्या होता है, जैसे मान लीजिए टॉय, एग्जांपल की बात करें, टॉय अगर आप खिलौना मांगेंगे तो आपसे शेयर नहीं करेगा वो, ठीक है, वही खेलेगा, वही जो पटकेगा उसी को तोड़े फोड़ेगा, वो बच्चे का क्या है, ये अहम केंद्रितवाद का गुण है या इसका हमारा इगोसेंट्रिज्म का एक क्वालिटी है। अब आगे चलते हैं। इसमें बच्चा आई एम ऑलवेज राइट, ठीक है, आई एम ऑलवेज राइट वाला क्वालिटीज बच्चे के अंदर होती है, जो हूं मैं ही हूं, ठीक है, जो हूं मैं ही हूं। इगोसेंट्रिज्म समझ में आया आपको कि बच्चा इसमें कोई चीज शेयर नहीं करता, जो करता है उसको, जो भी करेगा उसको लगेगा सब सही है, और जो हूं मैं ही हूं, कोई चीजें शेयर नहीं करेगा दूसरों के साथ, वो छीन लेगा, आप उसको लेंगे तो रोने लगेगा, ठीक है, तो ये क्या है, इगोसेंट्रिज्म है, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है एनिमिज्म, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं, ठीक है, जीववाद बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जीववाद बोलते हैं। इसका कहने का क्या मतलब होता है, ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंशिएट न कर पाना, ठीक है, ठीक, डिफरेंशिएट न कर पाना। देखिए, अब एनिमिज्म या जीववाद का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एनिमिज्म या जीववाद का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि इसमें जो बच्चा होता है उसको सजीव क्या है, मतलब लिविंग थिंग्स क्या है, निर्जीव क्या है, उसको कोई अंतर नहीं पता होता है, कोई डिफरेंस नहीं पता होता है, ठीक है। दीवार, आप बच्चा रोने लगता है, दीवार को आप एक थप्पड़ मार देते हैं तो चुप हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, क्या सजीव है, क्या निर्जीव है, ठीक है, क्या सजीव है, क्या निर्जीव है, बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता, जैसे दीवार को दर्द होगा वो कुछ भी नहीं पता बच्चे को, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा लिविंग थिंग्स, मतलब जैसे खिलौना हो गया, और एग्जांपल दे दे रहा हूँ, खिलौना हो गया, वो उसको समझता है, घोड़ा है तो समझता है कि लिविंग थिंग्स है, ठीक है, तो सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, वो उससे कोई मतलब नहीं है, चीज़ों को बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एनिमिज्म या जीववाद। अब आगे चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने बताया था
ई रिवर्सिबिलिटी का, ठीक है, क्या, ई रिवर्सिबिलिटी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपलटावीपन का गुण। अपलटावीपन का गुण बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है, इसमें क्या होता है, वस्तुओं को, थिंग्स को, ठीक है, वस्तुओं को और नंबर्स को और प्रॉब्लम्स को, एक्सेट्रा को क्या करता है, उलट पुलट नहीं पाता, उलट पुलट नहीं पाता। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए, बच्चे को 2 + 2 4 होता है, ठीक है, ये तो समझ में आता है। लेकिन उसको अगर आप 3+1 कर दीजिए, या आप ए से जेड तक उसको पढ़ा दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा, रट लेगा। लेकिन यही आप जेड, ठीक है, जेड से ए कहोगे तो नहीं पढ़ पाएगा। नंबर की बात करें तो 1 से 100 तक बच्चा पढ़ लेगा। अगर आप 100 से 100 बोलोगे पढ़ने के लिए, 100 से 1 तक नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी या अपलटावीपन का गुण, ठीक है। तो बच्चा, नंबर हो गई, संख्याएं हो गई, हमारी अल्फाबेट्स हो गए, या आप कह सकते हो हमारी कोई भी वस्तुएं हो गई, कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई, उसके बीच उलट पुलट नहीं पढ़ पाता। मतलब उलट पुलट अगर चेंज करे, उसको उल्टा कर दे फिर सीधा कर दे, तो उसके बीच में कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता वो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑफ ई रिवर्सिबिलिटी या लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं ई रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये बच्चे के अंदर दूसरी अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है, ठीक है। क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। चीज़ों को, नंबर्स को बच्चा पलट नहीं पाता। जैसे मैं कहूँ ए से जेड के बीच में कहूँ तो बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन जेड से ए के बीच में कहूँ तो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। वही बात करूँ, नंबर की बात करूँ तो 1 से 100 तक पढ़ लेगा, 100 से 1 तक कहोगे तो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। किसी चीज़ को उलट पलट के रख दोगे तो नहीं समझ पाएगा। गिलास को सीधा रखा है, उल्टा कर दिया तो नहीं समझ पाएगा, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, सीरिएशन, या जिसको हम बोलते हैं केंद्रीकरण। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीकरण बोलते हैं। सीरिएशन नहीं बोलते इसको, हम क्या बोलते हैं भाई, केंद्रीकरण नहीं बोलते, सॉरी, इसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन। सेंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है भैया, जैसे कोई भी एक चीज हो गई, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल कहूं, ठीक है, ये बाइसिकल हो गई, ये बाइसिकल हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये बाइसिकल हो गई, या बॉल हो गया, ठीक है, बॉल हो गया। तो बच्चा, या सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल। तो बच्चा इसकी जो सर्कल या बाइसिकल की एक ही विशेषता होती है कि बच्चा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं कि साइकिल को बस आप एक ही तरीके से चला सकते हो, ठीक है। कभी कभी कैची भी चलाते हैं लोग। तो बच्चे को किसी भी एक चीज को पकड़ के उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करना क्या कहलाता है, हमारा, ये हमारा कहलाता है सेंट्रेशन। किसी एक चीज पे टिके रहना, एक ही विशेषता को पकड़कर टिके रहना। दूसरी विशेषता भी है उसका, और भी यूजेस है, उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। जैसे बाइसिकल का मैंने बता दिया। अब सर्कल, ये सर्कल तो है, लेकिन अब सर्कल बॉल भी हो सकती है, बच्चे को नहीं पता, बस सर्कल वो समझ गया, ठीक है। बॉल भी हो सकता है, गोली चीज और अदर चीजें भी हो सकती है, ठीक है। हमारी साइकिल का पहिया भी हो सकता है, हमारी गाड़ी का भी पहिया हो सकता है। ये सारी चीजें नहीं पता होती उसको, बस सर्कल बॉल होती है, बस उसको वही पता है, उसी को पकड़ के सोचना क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं सेंट्रेशन, सॉरी सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं भाई कंजर्वेशन, या जिसको हम बोलते हैं संरक्षण। क्या, संरक्षण बोलते हैं, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है भैया, जैसे समझिए, किसी भी चीज के शेप एंड साइज में चेंज करने से
क्वांटिटी में चेंज नहीं होता, इस कॉन्सेप्ट को देखिए मैं बहुत सिंपल भाषा में लिख रहा हूं ताकि आप समझ सको, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। इस कॉन्सेप्ट को बच्चा नहीं समझ पाता, बच्चा नहीं समझ पाता। मैंने क्या बताया, देखिए मैंने ये कहा कि भैया जो कंजर्वेशन होता है या संरक्षण होता है, क्या होता है कि जैसे कोई भी वस्तु हो गई, उसकी शेप और साइज में अगर हम परिवर्तन या चेंज करते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं होता, इस कॉन्सेप्ट को बच्चा नहीं समझ पाता। इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। तो बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाता, मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, संरक्षण का अभाव होता है बच्चे के अंदर। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए ये एक गिलास है, ठीक है, ये एक गिलास है, इसमें भी पानी है, सेम पानी है, और एक ये वाटर बॉटल है, ठीक है, एक ये वाटर बॉटल है, ठीक, एक ये क्या है, वाटर बॉटल है। दोनों में जो वाटर की क्वांटिटी है, वाटर की जो क्वांटिटी है ये दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में सेम है। मतलब अगर इसको हम इसमें डाल दें, ठीक है, बच्चे को लगेगा इसमें तो ज्यादा है, इसका साइज ज्यादा है, इसका जो साइज है ये तो ज्यादा है, तो इसमें पानी ज्यादा आएगा। लेकिन जबकि दोनों का क्वांटिटी, दोनों में क्वांटिटी जो वाटर की क्वांटिटी है दोनों में सेम है, लेकिन शेप और साइज में चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। समझ गए, आगे चलते हैं। इसी में और क्या होता है भाई, हमारा क्रमबद्धता होता है या सीरिएशन जिसको आप बोलते हो। इसको हम क्रमबद्धता बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रमबद्धता बोलते हैं। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसमें क्या होता है, ठीक है, कोई भी वस्तु हो गई, थिंग्स, ठीक है, थिंग्स हो गई या फैक्ट्स हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, चीजों को क्या करता है, उनके शेप में रखना सीख जाता है, शेप में रखना सीख जाता है, रखना सीख जाता है, ठीक है, सीख जाता है। मैंने ये क्या बताया भैया, सीरिएशन या क्रमबद्धता क्या बताया मैंने, किसी भी चीज को या फैक्ट्स, ठीक है, किसी भी चीज को या तथ्यों को बच्चा क्या करता है, कोई भी तथ्य दे दीजिए, कोई भी फैक्ट्स दे दीजिए बच्चों को, तो वो क्या करता है, उसको एक उसका आकार में या उसको किस स्टेप बाय स्टेप में चीज़ों को रखना है वो चीज़ों को समझ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरिएशन, क्रमबद्धता, ठीक है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप में रखना, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरिएशन बोलते हैं। बस इतना ही इसमें जानना है। अब आगे चलते हैं। चलिए, अब दूसरा स्टेज पढ़ लिया, अब चलिए चलते हैं तीसरे स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तीसरा स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, इसकी अवस्था की बात करें तो ये होती है 7 से 11 साल, 7 to 11 ईयर्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको हम बोलते हैं, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि उसके सामने कोई भी चीजें रखी हैं तो उसको देखकर क्या करता है, उसको चीजों को देखकर कुछ कर सकता है, मतलब कोई भी एक्टिविटीज कर सकता है, कोई भी प्रतिक्रिया कर सकता है, ठीक है, उन पर
चिंतन भी करना शुरू कर सकता है। मतलब पहले क्या होता था, बच्चे के सामने चीज़ें रखी हैं, उसको समझ पाता है, लेकिन कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी एक्शन नहीं करता था। लेकिन अब इसमें क्या होगा, तीसरी अवस्था में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या होता है, बच्चे के सामने कोई भी चीज़ रखी है, ठीक है, कोई भी चीज़ें रखी हैं, तो उसको देख के कुछ भी जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज़ है, वो कर सकता है, ठीक है। और वही बात करें, उसके बारे में सोचना भी, लॉजिकली थिंकिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा साइकिल, अब उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना, इमेज बना, अब उसके साइकिल के बारे में सोचने भी लगेगा कि उसमें तो पहिया होती है, उसको हम चला के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उससे सामान भी ढो सकते हैं, उसमें लोगों को बैठा भी सकते हैं, ठीक है। इस अवस्था में अब जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया दूसरी अवस्था में, ठीक अपोजिट इसका हो जाता है इसमें, ठीक है। तो चलिए बताता हूं मैं आपको। देखिए, इसमें क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी का क्वालिटी आ जाती है बच्चे के अंदर। जो सारी क्वालिटीज हमारी किसमें, हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहती हैं, ठीक है, लैक रहती है, मतलब उनका अभाव रहता है, लेकिन इसमें सारे गुण बच्चों के अंदर आ जाते हैं। बस यही समझना है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने रिवर्सिबिलिटी बताया था, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इसमें कहने का क्या मतलब होता है, इसको हम कहते हैं पलटावीपन, ठीक है, पलटावीपन। अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ, बच्चे को a+b इक्वल टू 4 होता है, या 2+2 इक्वल टू 4 होता है, चाहे आप पलट दीजिए, 3+1 भी 4 होता है, बच्चे को ये सारी चीजें पता होती है, ठीक है। तो 4 इक्वल टू a+b होता है, ये भी बच्चा कर लेगा। तो ये क्या है, ये क्वालिटीज बच्चों के अंदर चीजों को उलट पलट सीख सकता है इस समय, ठीक है। चाहे उलट दीजिए, चाहे पलट दीजिए, बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझने लगेगा। तो ये इसमें जो लैक ऑफ कंजर्वेशन हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में था, वो अब इसमें बच्चे के अंदर क्वालिटीज आ जाती है, अब रिवर्सिबिलिटी की क्वालिटीज आ जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या है भाई, कंजर्वेशन का उसमें अभाव था, लैक ऑफ कंजर्वेशन था, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, मैंने बताया था, उसमें संरक्षण का अभाव रहता है, मतलब किसी भी चीज शेप साइज में चेंज करने से, शेप एंड साइज में चेंज करने से क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं समझ पाता था, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, ये ग्लास हो गया, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी है, ये बॉटल हो गया सेम साइज का, इसमें भी सेम क्वांटिटी पानी है, क्वांटिटी सेम है दोनों में, ठीक है, क्वांटिटी सेम है, लेकिन इसका साइज बड़ा है बॉटल का, तो बच्चा सोचता है कि इसमें ज़्यादा पानी आएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें बच्चा कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, बॉटल बड़ा है या चौड़ा है, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी है, बॉटल की क्वांटिटी है, वो सेम है, क्योंकि दोनों का शेप और साइज मैटर नहीं करता, लेकिन क्वांटिटी दोनों में सेम आएगी, ठीक है, ये समझ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया था भाई, तीसरा मैंने बताया था, इसमें डी सेंट्रेशन का गुण आ जाता है, उसमें केंद्रीकरण था, इसमें विकेंद्रीकरण, इसको हम कहते हैं क्या, विकेंद्रीकरण बोलते हैं, विकेंद्रीकरण बोलते हैं। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसमें बच्चा किसी चीजों के बारे में डाइवर्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, डाइवर्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अब डाइवर्ट थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्ट थिंकिंग कहने का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को लेके उसके कई एस्पेक्ट्स के बारे में सोच पाना, ठीक है। जैसे मैंने कहा बाइसिकल, ठीक है, बाइसिकल, तो पहले क्या था, क्लोज एंडेड बच्चा सोच पाता था, लेकिन अब साइकिल के कई उपयोगिता है, ठीक है, उसके कई कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चा ओपनली चीज़ों को समझ पाता है, जैसे फ्यूचर की चिंता होगी, ठीक है, मैं ये एग्जाम दूंगा, पास करूंगा, तभी मैं आगे चल के पास हो पाऊंगा और टीचर बन पाऊंगा, ये सारी चीज़ें बच्चा सोचने लगता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो इगोसेंट्रिज्म रहता है इसमें खत्म हो जाता है, ठीक है, ये इसमें एंड हो जाता है, ठीक है, एंड हो जाता है। इसमें कहने का क्या मतलब होता है, बच्चा चीजों को शेयर भी करने लगता है, ठीक है, बच्चा चीजों को शेयर भी करने लगता है, और हमेशा ऑलवेज राइट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ऑलवेज राइट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है बच्चे के अंदर। कहने का क्या मतलब होता है, बच्चा पहले अहम केंद्रित इगोसेंट्रिज्म का गुण था, मतलब बच्चा चीजें शेयर नहीं करना चाहता था, वो उसका खिलौना उसी का है,
कोई छूने नहीं देता था, किसी से शेयर नहीं करता था। लेकिन अब क्या होता है, बच्चा अब समझ जाता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वही सही नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में डिफरेंस कर पाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और है भैया, चीजों को लॉजिकली थिंकिंग करने लगता है, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा कोई कॉन्सेप्ट दे दिया, एक दो तीन, तो इसकी जगह क्या आएगा, ये बच्चा समझ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग करना समझ जाता है, इतना ही समझना है इसमें। अब आगे चलते हैं। ये चीजें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब इसमें एक चीज और होती है भाई, इसमें बच्चे के अंदर इंडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, इंडक्टिव रीजनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, आगनात्मक तर्कड़ा या तर्क शक्ति बोलते हैं। ठीक है, आगनात्मक तर्कड़ा या तर्क शक्ति बोलते हैं। इसमें कहने का क्या मतलब होता है, इसमें बच्चा एग्जाम्पल से रूल की तरफ चला जाता है आसानी से। ठीक है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है। ठीक है, चीजों को लॉजिकली सोचने लगता है। ठीक है, डिफरेंस करने लगता है, चीजों के बीच में डिफरेंस करने लगता है। तो ये क्या है, एक हमारा मतलब एग्जाम्पल से, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है, हमारा इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। तो ये बच्चों के अंदर किस अवस्था में डेवलप होती है, तो ये तीसरी अवस्था में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चौथा है हमारा, चलते हैं हम चौथी अवस्था में भैया, हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये अवस्था यहीं पे खत्म होती है। चौथा हमारा क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होती है भैया, 11 वर्ष से ऊपर होती है, 11 वर्ष के ऊपर होती है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें देखिए, जो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे का जोश, होश, दिमाग, दिल सब खुल जाता है, वो सब चीज़ों को समझ लेता है आसानी से। ठीक है, अब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, क्या सही है क्या गलत है, समाज में क्या सही है समाज में क्या गलत है, एकदम होशो हवास में रह के सारी चीज़ें डिसीजन लेने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये संज्ञान की, कॉग्निटिविज्म की, ठीक है, याद रखिएगा, हाईएस्ट हाईएस्ट क्या है, स्टेज है। ठीक है, स्टेज है हमारा। और वही बात करें, इसमें अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है। अमूर्त चिंतन कहने का क्या मतलब हुआ, अमूर्त चिंतन कहने का क्या मतलब हुआ, ये मतलब अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसको बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब बच्चे के सामने जो चीजें नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोचने लगता है, समझने लगता है, लॉजिकल रीजनिंग लगाने लगता है। जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी पृथ्वी या चंद्रमा लिया, अब चंद्रमा वो बच्चे के दिमाग में तो नहीं दिख रहा है, सामने से नहीं दिख रहा है उस समय, लेकिन उस समय नाम लिया तो बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट लॉजिकली बच्चा सोचने लगता है कि हाँ चंद्रमा कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, और वही बात करें, इसमें डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, मतलब जो हमारे रूल है उसके ऊपर क्या लॉजिकली सोचने लगता है, लॉजिकली थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, लॉजिकली थिंक करने लगता है, मतलब जो हमारे रूल है, हमारे जो नियम है, उसके ऊपर जब हम किसी चीज को लॉजिकली सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, क्या डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमें पढ़नी थी, हमने पढ़नी थी और हमने पढ़ भी लिया। ठीक है, क्या हमने पढ़ भी लिया।
इसको हमने पढ़ भी लिया। तो ये चौथा अवस्था था मैंने जिसके बारे में बताया। इसमें बच्चे के अंदर ये कॉग्निटिविज्म मतलब कहने का मतलब होता है संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चे का दिल दिमाग सब खुल जाता है, अच्छे तरीके से सोच पाता है चीज़ों को। वहीं मैंने बताया इसमें अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के सामने जो चीज़ें नहीं हैं उसके बारे में भी सोचने लगता है। करियर, फ्यूचर, क्या होगा, पढ़ूंगा तो क्या होगा, नहीं पढ़ूंगा तो क्या नहीं होगा, इसके बारे में सोचने लगता है। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब बच्चा नियमों के ऊपर जब लॉजिकली थिंक कर पाए, लॉजिकली सोच पाए, लॉजिकली दिमाग लगा पाए, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो इसी को हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जो 4 स्टेजेस थे भैया हमारे जीन पियाजे साहब के। तो आई होप सो कि क्या था जीन पियाजे के चारों स्टेज, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो में किसके साथ, जेरोम ब्रूनर्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, जेरोम ब्रूनर्स के साथ मिलेंगे, तो उनके साथ मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और पूरा कॉन्सेप्ट हम खत्म करेंगे अगले वीडियो में। तो ऐसे ही लगे रहिए मेरे साथ, जो भी बच्चा है पढ़ते रहिए मन लगा के। थोड़ा सा यहाँ से सीखिए, थोड़े से अपने से सीखिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ। और सिंपल चीज़ों को बहुत सिंपल बना के सिखा रहा हूँ आपको, रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यार थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर चैनल पर नए हो। जय हिंद जय भारत।